इस पहाड़ की कोख में झील के अंदर समाया एक गुप्त धाम। कलयुग में वही है देवी मां का घर। जो वहां पहुंच गया उसे मिलेगा। उनका जितना धन है संसार का, वो धन निकल जाएगा। कहाँ से? वो अंदर पानी से, पानी के अंदर से निकल जाएगा बाहर। मंजिल में मां है और रास्ते में मौत का रोड़ा। हाँ, पूरा पहाड़ी है, पूरा ऊपर ऊपर जाना है। लेकिन खौफ को कुचल कर निकल पड़े आधी हकीकत आधा फसाना के जांबाज। फिर शुरू हुआ मिशन मंदिर। हमने अंतहीन गहराइयों में छुपा गुप्त द्वार देखा। दहशत के दर पर दस्तक दी। पहाड़ का सीना चीर कर पाताल का रास्ता तलाशा। मौत की आंखों में झांका। सुराखों से सदियों पुराने सुराग निकले और फिर वो देखा जिसे देखकर कदम कांपने लगे। चलिए उस जमीन पर जिसके जर्रे जर्रे में रोमांच है, रहस्य है और जहां दिखाई देगा मां विश्वेश्वरी का स्वर्ण साम्राज्य। आधी हकीकत आधा फसाना। मां विश्वेश्वरी यानी पूरे विश्व की मां। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में मां विश्वेश्वरी का एक गुप्त धाम है। वहां रहने वाले आदिवासियों ने हमें बताया कि वहां एक झील है। उस झील के अंदर मां विश्वेश्वरी आज भी रहती हैं। वहां उनका खजाना है, उनके दिव्यास्त्र हैं और इस दावे के पौराणिक सबूत वहां बिखरे हुए हैं। हमने कहा वहां देवी हैं भी तो हमें क्यों दर्शन देंगी? तो लोगों ने कहा कि आप पानी में छुपा स्वर्ण मंदिर ही तलाश लीजिए। यह बात हमें जच गई। अगर पानी में छुपा कोई पौराणिक मंदिर मिल गया तो यह भी बहुत बड़ी खोज होगी। हम सोचकर तो यही निकले थे, लेकिन यह सफर अपने हर मोड़ के साथ और खतरनाक और रहस्यमयी और ज्यादा रोमांचक होता चला गया। आसमान चूमते पहाड़, पेड़ों और जंगली जानवरों से भरे घने जंगल, बल खाती नदियां, कलरव करते झरने और ठहरी शांत झील। ये है कुदरत की गोद में खेलता छत्तीसगढ़ का सक्ती जिला। धरती का यह हिस्सा जितना खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी है यहां सांसें लेती एक कहानी। मां विश्वेश्वरी और उनके स्वर्ण मंदिर की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और आज एक कहानी के सिलसिले में हम आपको फिर ले आए हैं देश के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों और जंगल के बीच। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में मौजूद ये है हसदेव पर्वत श्रृंखला के पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच मौजूद है एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी। कहते हैं हसदेव की इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मां विश्वेश्वरी की एक जल गुफा है और उस जल गुफा के अंदर मौजूद है मां विश्वेश्वरी का अकूत खजाना। कहते हैं उस जल गुफा के अंदर मां विश्वेश्वरी के स्वयं साक्षात दर्शन आज भी होते हैं और मां विश्वेश्वरी के उस साक्षात स्वरूप के दर्शन करने के लिए
आपको हमारे साथ हसदेव की इन पर्वत श्रृंखलाओं का, इन पहाड़ों का, झरनों का बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक सफर तय करना होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की मंजिल थी मां विश्वेश्वरी का सक्ती में मौजूद गुप्त मंदिर, जो झील की गहराइयों में गुम था। अपने ही सवालों में डूबते उतरते हम कब झील के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। मंदिर का रास्ता और कहानियां हमें दोनों समझनी थी। हमने पहले मंदिर की कहानी सुनी। कहानी ये है कि दमऊ धारा के अंदर जल के नीचे देवी की मंदिर थी। अच्छा। गांव का जो पुजारी है बैगा, वो वहाँ डेली सवेरे पूजा करने जाता था और देवी में जो भी भोग है, नारियल है, प्रसाद है, जो भी है उसको अर्पण करके वो पुनः वहाँ से वापस आता था। लेकिन वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता था, वो सीधा निकल के बाहर आ जाता था। उसके बाद वो देवी है, वहाँ के देवता हैं जितने भी, वो अपना प्रसाद ग्रहण करते थे और उसके बाद वो जल यथावत वैसी हो जाता था। हमें लगा था कि मंदिर पहाड़ के नीचे बना होगा और किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पानी में समा गया होगा। लेकिन लोगों के मुताबिक मंदिर पहले से ही पानी में समाया हुआ था। तो क्या पुजारी तैर कर अंदर जाते थे? क्या वो इतनी देर सांसें रोक लेते थे? यहाँ जो है दमऊ धारा है ना, यहाँ पहले जो पुजारी लोग, बैगा लोग होते थे, वो लोग पानी के जो अंदर है दमऊ धारा है, मंत्र उच्चारण करते थे। उन लोग के लिए रास्ता खुल जाता था। जो पानी जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता था और वहाँ से वो लोग पूजा करने के लिए पानी के अंदर जाते थे। और रास्ता सिर्फ उन्हीं जो जाता था उन्हीं को मिलता था, सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं, हमारे परिवार के से पूर्वजों के लिए वो रास्ता खुलता था और अच्छा। बाकी कोई वहाँ पे नहीं जाता। कहते हैं एक दिन पुजारी से एक भूल हो गई और वो रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। वो जो अभी वर्तमान में पुजारी, इनके पूर्वज उस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। कभी उन्होंने भोग जैसे देवी को लगा के वो चल पड़े मंदिर से वापस अपने घर की तरफ। जो छुरी जिससे प्रसाद आदि काट के वो खिलाया करते थे, वो छुरी उनके पास रह गई थी, मंदिर पे छूट गई और वो लौट पड़े सडनली फिर से। उस समय वहाँ जितने भी देवी देवताएं थी, वो सब निकल कर उसको भोग को ग्रहण कर रहे थे। सामने बैगा को देखकर उसको बोले कि भाई आप गलत समय में आ गए हो, अब यहाँ पर हम लोग आपको यहाँ का पूजा नहीं पाएंगे। हम लोग इस छुरी को हम लोग यहाँ से फेंक रहे हैं बाहर, जहाँ पर ये छुरी गिरेगी वहीं पर हम लोगों को पूजा देना। तो छुरी लगभग बाहर में विश्वेश्वरी मंदिर में आके गिरी। ये सब बातें हमारे लिए मनगढ़ंत थी। हमारे तर्क सुनकर लोगों के दावे डगमगाए नहीं, बल्कि उन्होंने सबूत पेश करने शुरू कर दिए। जो जल गुफा है, वहाँ जाने के लिए चारों तरफ पूरा गहराई है, पानी है, लेकिन बीच में अभी भी वहाँ जाने के लिए रास्ता जो है, जो प्राकृतिक था, आज भी मौजूद है, दिखाई देता है। पूरा रेत है, लेकिन आगे पीछे, आगे जाओगे पीछे जाओगे फिर खाई गहरा है पूरा पानी। अच्छा, पानी गहरा है, पानी गहरा है, लेकिन बीच में जो है रास्ता आज भी मौजूद है। लोगों ने कहा वो हमें एक और पुख्ता निशानी दिखाएंगे, लेकिन वो सबूत विद्वानों के लिए भी एक पहेली है। जिसने सुलझा ली उसकी किस्मत बदल जाएगी। ऐतिहासिक तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण आपको मेरे पीछे जस्ट लगे गुफा के ये जल कुंड के जस्ट बगल में जो शिलालेख है, जिसके बारे में जो इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने समय समय पर उसकी व्याख्या करी। वो शिलालेख में जितना लिखा है उसको अनुवाद कर लेगा, पढ़ लेगा, हाँ। तो रास्ता उसके लिए खुला हो जाएगा। अच्छा, उनका जितना धन है संसार का, वो धन निकल जाएगा। कहाँ से? वो अंदर पानी से, अंदर से, पानी के अंदर से निकल जाएगा बाहर। हमने कहा कि पुराने पुजारियों के वंशज शिलालेख क्यों नहीं पढ़ लेते,
तो लोगों ने कहा कि मंत्र पढ़ने वाले पुजारी ने देवी के आदेश का पूरा पालन किया, इसीलिए न कभी अगली पीढ़ी को मंत्र सिखाया, न शिलालेख पर लिखी भाषा पढ़नी सिखाई, जिससे वो भाषा और वो रास्ता आज भी रहस्य बना हुआ है। एक तो अब सुने हैं, और राजा है हमारे यहाँ का, हाँ राजा जो जाकर पढ़ा, हाँ तो मैं राज का राजा हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता तो कौन पढ़ सकता? बंदूक में मार दिया उसको, गोली चला दिया, बंदूक में गोली मार दी। गोली मार दिया उसको। अब वहाँ के पूजा करते करते हम अब 55-56 साल हो गए। 55-56 साल हो गए। हाँ, पूजा कर रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी अच्छा। करे, मेरे दादाजी दादी सब। ऐसा नहीं है कि अनुभवी तैराकों ने कोशिश नहीं की, लेकिन जो गया वो लौटा नहीं। बाद में लोगों ने झील की गहराई मापी। ये दमोह धारा जो है ना, इसका तो कोई अनुमानित नहीं लगा सकते हैं। हाँ हम लोग नहीं देखे हैं, यहाँ हम लोग बच्चे तो नहाए हैं, कभी नीचे नहीं पहुँच पाए हैं। हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि जो रस्सी बोलते हैं, हाँ हम लोग के छत्तीसगढ़ी में गाड़ा रस्सी बोलते हैं जी। उसको भी करे हैं, बांस को भी, तो 2-3 रस्सी भी लगाए, नहीं पहुंच पाए हैं। कितना रस्सी होगा, कितना रस्सी डालने की कोशिश की? कम से कम अब एक तो रस्सी तो उसको बोलते हैं, एक बगई का बोलते हैं जो खाट में बनाते हैं। अच्छा, एक जिसमें एक खाट पूरी बनती है। उतना रस्सी भी नहीं पहुंच पाया है। कम से कम 500 मीटर तक तो कोई नहीं ढूंढ पाया है कहाँ गए रस्सी करके। हमने सोचा कि पानी का रास्ता बाद में तलाशेंगे, पहले शिलालेख पढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद हमें ही कुछ समझ में आ जाए। ये जो लिपि लिखी हुई है, इस लिपि को हमने कई बार पढ़ने की कोशिश की। ये लिपि ब्राह्मी लिपि और पाली लिपि से थोड़ी बहुत मिलती जुलती लिपि है। जैसे यहाँ पर एक, ये यहाँ पर आप उल्टा के देख पा रहे होंगे, ब्राह्मी में इसका मतलब होता है आ, लेकिन बाकी दूसरे जो शब्द है, बाकी किसी भी दूसरे शब्द को हम पढ़ नहीं पा रहे। इसको लेकर एक कहानी ये भी बताई जाती है कि करीब 150 साल पहले उस वक्त 2 अंग्रेज सरकार के अधिकारी थे जिन्होंने इस शिलालेख को पढ़वाने की कोशिश की थी। उन्होंने इस शिलालेख को पढ़ भी लिया था। तो ऐसी कई कहानियाँ इस शिलालेख को लेकर यहाँ बताई जाती है। शिलालेख को पढ़ने की कोशिश हमारी मूर्खता थी, क्योंकि जो काम इतिहासकार नहीं कर पाए वो हम क्या करते। लेकिन हम एक काम जानते हैं, और वो बहुत कम लोगों के बस का, वो है बेपनाह खतरा उठाने की हिम्मत। यही है दमोह धरा का वो झरना, जिस झरने के नीचे माँ विश्वेश्वरी की रहस्यमयी जल गुफा मौजूद है, और जिस जल गुफा के अंदर है माँ विश्वेश्वरी का अकूत खजाना। लेकिन उस झील तक पहुँचने के लिए हमें, उस झरने तक पहुँचने के लिए हमें इस पूरी की पूरी झील को पार करना होगा। अभी भी यहाँ पर पत्थर बालू जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे का रास्ता जो है वो ज़मीन के अंदर समा गया है। आज हम झील के इस हिस्से में गोता लगाएंगे। कहते हैं कई अनुभवी तैराक खजाने की लालच में यहीं डूब गए, लेकिन हमने जोश में होश नहीं खोया, पहले सुरक्षा का इंतजाम किया। यहाँ से कूदना पड़ेगा ना, ऐसा पैर को चोट कैसे बताओ? नहीं, यहाँ से नहीं कूदूंगा, वो पत्थर जो है वहां से जो हो जाएगा। उसके बाद झील में छलांग लगा दी। हम तैरकर झील के छिछले हिस्से में गए। कहते हैं यहीं हमारे पैर के नीचे वो गुप्त रास्ता मौजूद है, लेकिन वो मंत्र शक्ति से ही खुलेगा। इस वक्त झील के बिल्कुल बीचों बीच मैं खड़ा हूँ। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उससे 3-4 फीट इस तरफ बिल्कुल गहरा पानी है, और मेरे जो 2 साथी खड़े हैं उनके उस तरफ बिल्कुल गहरा पानी है। पानी के अंदर क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर बिल्कुल समतल जमीन है, नीचे बालू है, पत्थर है,
और ये सीधा रास्ता उस झरने की तरफ जा रहा है। लोगों की मान्यता है कि यही वो रास्ता है जिस रास्ते से पुजारी जल गुफा के अंदर माता का भोग लेकर जाते थे। पुजारी इस जगह पर पहुंचते थे, कुछ श्लोक उच्चारण करते थे और उसके बाद झील 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी। पानी पुजारी को रास्ता दे देता था और उस रास्ते से वो जल गुफा के अंदर चले जाते थे। लेकिन आगे जो है वो पानी यहाँ से बहुत गहरा है। देखिए रास्ता तो है, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ वैसे वैसे पानी, देखिए पानी काफ़ी गहरा होता जा रहा है। उसके बाद पूरी टीम तैरकर झरने के पास गई। पानी बेहद साफ था, लेकिन यहां गहराई बहुत ज्यादा थी, इसलिए अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमारी जो पूरी टीम है वो अलग अलग जगह पे जल गुफा को खोज रही है। कोई ऐसी सुरंग खोज रही है जिससे हम इस पहाड़ के अंदर चले जाए, लेकिन आसपास कोई भी सुरंग हमें नहीं दिखाई दे रही है। जल गुफा को ढूंढने के लिए हमें इस पानी के अंदर, इस गहरी झील के अंदर ही गोता लगाना होगा। हमारे साथ कुछ बहादुर आदिवासी थे जो खुद हमारी मदद करने के लिए राजी हुए थे। इन्हें इलाके का भी अंदाजा था और खतरे का भी। हमने पानी के साथ साथ चट्टानों के बीच भी तलाशना शुरू किया। शायद कोई और रास्ता भी हो जिसकी किसी को जानकारी न हो। बाबू देखो, आसपास देखो, ऐसा देखते रहो, ठीक है? यहाँ देखो, इधर उधर देखो, एक जगह मत, अलग अलग। तू इधर देख, हाँ यहाँ एक आदमी, यहाँ देखो, यहाँ देखो। आसपास कुछ नहीं मिला। पानी में गोता लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। लेकिन यहां एक मुसीबत सामने खड़ी हो गई। उस जल गुफा तक पहुंचने के लिए हमें लाइफ जैकेट उतार कर गोता मारना होगा, क्योंकि लाइफ जैकेट हमें पानी के अंदर नहीं जाने दे रही है। और लोगों का कहना है कि जिस जगह पर माँ विश्वेश्वरी की रहस्यमयी जल गुफा है उसके आसपास पानी के कई भौर है। अगर आप अंदर गोता मारेंगे तो कई वहाँ पर सुरंगें हैं गुफा के अंदर बड़ी बड़ी, जो आपको अंदर खींच लेगी, जिसकी वजह से यहाँ गोता मारना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है और जान का खतरा है। लेकिन अगर हमें उस जल गुफा तक पहुँचना है तो हमें पानी के अंदर गोता मारना ही होगा, इस लाइफ जैकेट को उतार कर। लाइफ जैकेट उतारेंगे तो पानी में डूबने का खतरा, नहीं उतारेंगे तो यहां आने का क्या फायदा। चलो लाइफ जैकेट उतार लो। सबके चेहरे पर खौफ की शिकन साफ दिख रही थी। रहस्य सुलझाने के लिए खतरा मोल लेना ही था, लेकिन हमें सबकी सुरक्षा का भी ख्याल था। इसलिए हमने तय किया कि हम छोटे छोटे हिस्से चुनेंगे और एक साथ रहकर गोता मारेंगे, ताकि कोई फंसे तो दूसरा देख ले और उसकी जान बचा सके। चलो आ गए, यहाँ आ जाओ, अलग अलग। देख मोला जो है तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं, आसपास ही रही। मैं मारा तू गोता, जितना हुई उतना। हमने मन ही मन मां विश्वेश्वरी को प्रणाम किया और गोता लगा दिया। अंदर पानी एकदम हरा था, लेकिन बेहद गहरा, सिर्फ थोड़ी दूर तक नजर आ रहा था। अंदर चट्टानें थी। हमने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कुछ देर बाद सांस उखड़ने लगी। आसपास कोई साथी भी नजर नहीं आ रहा था। दम टूटने लगा तो बाहर आ गए। थोड़ी देर बैठकर हमने सांसें बटोरी और इस बार दूसरे हिस्से में गोता लगाया। नहीं है तो यही कूद गए ना, मोरा आसपास ही रहे। वहां भी जितनी देर हो सका पानी को खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमने हर हिस्से में गोता लगाकर देख लिया था, लेकिन पानी और चट्टानों के सिवा कुछ नहीं दिखा। शायद पानी के अंदर मंदिर के होने का दावा या तो फसाना था, या मंदिर इतना नीचे धंस चुका था कि वहां तक पहुंचना हमारे बस के बाहर था। हमने वापस जाने की ठानी। अब
अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। हमने आसपास के पूरे इलाके को छान मारा है, लेकिन कहीं भी जल गुफा में दिखाई नहीं दे रहा। साथ आए आदिवासियों को उनके पूर्वजों की कहानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हमसे झील के दाहिने हिस्से में फिर से तलाशने के लिए कहा। हम थक चुके थे, तो हमने कहा पहले वही जाएं। पहले एक बार ते गोता मार तो देख, तो कुछ है का? ते मार सूरज एक बार, हो जा, एक बार जा, मार मार। उसने बहुत गहरा गोता लगाया। और थोड़ी देर के बाद ऊपर आया। हमने उससे पूछा, है कुछ देखे के लायक का है? अंदर जाते का? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल ते हो जा। उसने बताया कि उसे अंदर जाता एक रास्ता दिखा था। क्या वही मंदिर का गुप्त द्वार है, या चट्टानों के बीच बनी कोई प्राकृतिक सुरंग जिसे वो मंदिर का रास्ता समझ रहा था? हम खुद देखेंगे तब मानेंगे। हमने उसके साथ गोता लगाया। हम जितनी गहराई में जा सकते थे उतना गहरा गोता लगाया, पूरा दम लगा दिया। तभी हमें एक बड़ी चट्टान दिखी। थोड़ा और नीचे गए तो पानी के अंदर एक रास्ता जाता दिखा, लेकिन वो एक झलक में गुजर गया। सांसें टूटने लगीं तो हम बाहर आ गए। इस जगह पर करीब 40, 45, 50 फीट अंदर जाने के बाद पानी के एक सुरंग दिखाई दे रही है, गुफा के एक द्वार की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम पानी के अंदर 40-45 फीट चले जाते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है, दम फूलने लगता है, और सांस टूटने की वजह से हमें तुरंत ऊपर आना पड़ता है। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना प्रॉपर इक्विपमेंट्स के इस जल गुफा के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। हमने उस गुप्त दरवाजे की एक झलक देखी। टूटती सांसों और आंखों के सामने छाते अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण। वहां कुछ तो था, शायद वही द्वार जिसका दावा यहां के लोग सदियों से करते आए हैं। लेकिन हमें पूरी तरह यकीन नहीं था। हम कहानी को वहीं अधूरा छोड़कर लौट जाते, लेकिन तभी गांव वालों ने एक और रास्ता खोल दिया। आधी हकीकत आधा फसाना। झील के अंदर गुप्त मंदिर है, वहां देवी मां का वास है, दिव्यास्त्र और खजाना है। यह दावा कौन कर रहा था? वहां रहने वाले आदिवासी और चंद लोग। लेकिन इस पर यकीन कैसे करें? वैसे भी हमें झील के अंदर कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिखा था। तो गांव वालों ने कहा कि अगर वहां मंदिर नहीं था तो उस निर्जन स्थान पर शिलालेख किसने लिखा, क्यों लिखा? शक्ति के राजा ने शिलालेख पर गोली क्यों चलाई? इतना ही नहीं, अगर यह आदिवासियों का अंधविश्वास है तो आजादी से पहले अंग्रेज झील में क्या तलाश रहे थे? उन्होंने ट्रेंड गोताखोर क्यों लगाए थे? लोगों का दावा था कि मंदिर में जाने का दूसरा रास्ता भी है, लेकिन अब वो रास्ता तभी बताएंगे जब हम शक्ति के राजा से मिलकर आएंगे और उनकी बात पर विश्वास करेंगे। सत्य में राज परतों में खुल रहे थे। आदिवासियों के दावे में दम था। कोई राजा किसी शिलालेख पर गोली क्यों चलाएगा? और अंग्रेज झील में क्या तलाश रहे थे? पानी के अंदर ऐसा क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजों को खजाना मिल गया हो
और वो उसे लेकर चले गए। लेकिन ऐसा हुआ भी होगा तब भी मंदिर तो वहीं होना चाहिए, वो हमें क्यों नहीं दिखा? इन्हीं सवालों को लिए हम पहुंचे उस महल में जहां इतिहास के ये वाक़े यादों और कागजों पर दर्ज किए गए थे। वहाँ पे जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब वो अभी तक अनडेसिफाइड है, पता नहीं है कौन से लैंग्वेज में लिखा है। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले भी आए थे देखने के लिए, वहाँ पे उसका मोनो भी लगा था, अब हट गया होगा, उसको टेस्ट भी किए थे। और इसमें यह कहावत है कि अगर उसको कोई पढ़ लेगा तो वो झील फटेगा, वहाँ से रास्ता जाएगा और वहाँ पर इतना खजाना है, आप पूरे दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिला सकते हो। इतना पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक आप खाना खिला सकते हो, ये कहानी प्रचलित है। हमारे परदादा जी भी वहाँ पे दमऊ दहरा में गए थे, उनने भी प्रयास किया था, जो मुझे हमारे पिताजी बताते हैं। और जहाँ तक कि फिर उसको पढ़ नहीं पाए तो गुस्से से हम गोली चलाए, है ना, तो गोली के निशान भी वहाँ होंगे। आदिवासियों की एक कहानी तो सच निकली, हमने दूसरे दावे का सच पूछा। हमारे पिताजी राजा साहब सुरेंद्र बहादुर सिंह जी हमको एक बताए थे, स्टेट टाइम जब ब्रिटिश टाइम था तो उसमें 2 ऑफिशियल्स लोग, जनरल लोग आए थे इसको खोज करने के लिए। ये सब उन लोग ढूंढते रहते थे, ब्रिटिश लोग, जर्मन लोग। तो उसमें 2 ऑफिसर लोग ने लगभग उसको पढ़ लिया था और खजाने तक पहुंच गए थे। लेकिन उसमें कहावत ये भी है, जो खजाने को देखा है उसकी हमेशा मौत हुई है। और उनके जो बॉडी है ना, दोनों का जो झील है ना, उसमें फ्लोट कर रहा था और उनके आंख के बॉल्स नहीं थे। लोगों का दावा था कि अंग्रेज अधिकारियों ने खजाने पर बुरी नजर डालने की कीमत चुकाई थी। सच जो भी हो, लेकिन ये सच जरूर है कि वो अधिकारी झील में कुछ तलाश रहे थे। लेकिन क्या? फिर हमने अपनी थ्योरी राजा के सामने रखी। मुमकिन है कि वहां के राजा ने झील में अपना खजाना छुपाया हो, किसी ने प्राचीन भाषा में उसका गुप्त रास्ता शिलालेख पर लिख दिया हो। किसी तरह अंग्रेज शिलालेख को पढ़ने में कामयाब रहे, उन्होंने खजाना भी तलाश लिया, लेकिन राजा ने चुपके से उन्हें मरवा दिया। राज खुलने से नाराज राजा ने शिलालेख पर गोलियां चला दी और बाद में मां विश्वेश्वरी की कहानी वहां प्रचलित करवा दी। मौजूदा राजा ने थ्योरी तो नहीं मानी, लेकिन राजा का खजाना होने की गुंजाइश को जरूर माना। पहले शक्ति या जितने भी सब कलचुरी राज के अंडर आते थे, उसके बाद संबलपुर राज्य के अंडर आते थे, तो खजाना जहाँ भी गाड़ा रहता तो ऐसी रहस्यमयी जगह में रहता था। तो ये भी हो सकता है कि किसी राजा का खजाना वहाँ जो है। बिल्कुल। तो इस तरीके के तहखाने, आप तो राज परिवार से आप ज़्यादा जानते होंगे, कि इस तरीके के तहखाने जो है कि किसी झील के अंदर भी तहखाना हो सकता है राजा का, जहाँ खजाना रखा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी न किसी राजा ने या अदृश्य शक्ति जी बोलिए कि वहाँ पे रखा गया है। और ये बात तो प्रचलन चलते आ रही है, कहीं ना कहीं सत्यता तो है, वरना यूं ऐसा नहीं होता। राजा ने मंदिर के वहां होने की बात हमारी थ्योरी में जोड़ दी। यानी अगर वहां राजा का खजाना है भी तो वहां मंदिर जरूर था, पानी के अंदर, जैसा कि गांव वाले दावा करते हैं। हम फिर से झील के पास गए और लोगों से दूसरा रास्ता बताने की गुजारिश की। जैसे दमऊ धारा सामने दिख रहा है, दमऊ धारा से आगे थोड़ा देखेंगे तो आप झरना दिखेगा। हाँ। झरना से आगे और पहाड़ ऊपर बढ़ेंगे। हाँ। तो वहाँ पर एक गुफा बाहर से ही नजर आता है। पूर्वज लोग बताते हैं कि उस गुफा के अंदर में अथाह धन है। अच्छा। देवी देवताओं की वहाँ पर एक प्रकार से निवास है। लोगों ने बताया कि हमें झरने से ठीक ऊपर पहाड़ पर चढ़ना होगा। पहाड़ की चोटी पर एक गुफा मिलेगी। वो गुफा सीधे नीचे उतरती है और मंदिर पर जाकर खत्म होती है। ये वहाँ की मान्यता है कि
वहाँ कोई नहीं जा सकता है। एक तो खतरे जगह है, हाँ ऊपर से रस्सी से नीचे आना पड़ता है। हाँ वहाँ पे चल के जाने का कोई साधन भी नहीं है। हाँ जो भी जाएगा अंदर में वहाँ पे अब घुस तो लेगा, लेकिन पता नहीं है बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पूरी सेना लेकर खजाना की तलाश में आए थे, मगर वहाँ पत्थरों की जो है बारिश हो गई। अच्छा, वहीं से जो राजा महाराजा थे वहीं वो पत्थरों की बारिश हुई तो वहीं वो लोग दब गए। हम वक्त बर्बाद किए बिना झील के ऊपर पहुंचे। झरने के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, कहाँ कैसे जाना पड़ेगा? झरने के ऊपर से एक रास्ता है, पहाड़ी से जाते हैं, ऊपर में है वो जो गुफा बोल रहे हैं ना। अच्छा, वहाँ गुफा है? हाँ गुफा है। अच्छा। उसका रास्ता जो है ऊपर से नीचे जाता है। हम सबसे पहले इस चढ़ाई पर चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरकर झरने तक पहुंचेंगे। वहां से झरने के साथ चलते हुए पहाड़ पर चढ़ेंगे। पहाड़ की चोटी पर गुफा तलाशेंगे। गुफा के अंदर जाकर नीचे उतरेंगे और मंदिर खोजेंगे। सुनने में बेहद आसान, लेकिन हर कदम पर मौत से मुकाबला था, जिसका पहला सबूत था ये सीधी खड़ी चढ़ाई। पहले हम लोग चढ़े जाते हैं ऊपर, फिर आना तुम लोग, ठीक है? चढ़े यहाँ से। ऐसे ही पूरा पहाड़ चढ़ना है? हाँ पूरा पहाड़ी है, पूरा ऊपर ही ऊपर जाना है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए हम ऊपर चढ़ते गए। यहां एक भी गलत फैसला लिया तो अंजाम न जाने क्या हो। एरिया जो है बहुत खतरनाक है। कहाँ, इस तरफ जाना है ना? न किसी रस्सी का सहारा था, न और किसी पर्वतारोहण के उपकरण। पहाड़ पर ऊपर चढ़ने का अनुभव हमारे काम आ रहा था। एक जगह फंसे तो अपने साथियों को रोक दिया। रुक जा, थोड़ी देर के बाद आ गई। फिर पत्थरों को मजबूती से पकड़ा, पैरों को टटोल कर मजबूत चट्टानों पर टिकाया और चढ़ाई जारी रखी। आखिरकार हम वहां के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए और अब हमें यहां से नीचे उतरकर झरने तक पहुंचना था। पहले सीधी चढ़ाई और फिर सीधी ढलान। एकदम से हमें बॉडी का बैलेंस और पैर जमाने का तरीका पूरा उल्टा करना पड़ा। पहाड़ की ऊंचाई पर तो हम तेजी से चढ़ गए, लेकिन कई जगह पर हमें नीचे की तरफ उतरना पड़ रहा है और यहाँ चट्टानें एकदम सीधी नीचे ढलान की तरफ जा रही है। ये एक चट्टान नहीं थी, अलग अलग चट्टानें थी, जिनमें कौन सी कमजोर निकलेंगी हम नहीं जानते थे। सफर खतरनाक होता जा रहा था। पूरी टीम को रास्ता दिखाते हुए हम नीचे उतरते गए। तभी एक मुसीबत ने हमारा रास्ता रोक दिया। रुक जा गुरुजी, यहाँ चट्टानों पे काफी फिसलन है, आगे संभल के आइएगा गुरुजी। यहाँ से चट्टानों पे काफी फिसलन है। हमने इससे पहले भी जंगलों के बहुत ट्रैक किए हैं, लेकिन ये ट्रैक मेरे सबसे रोमांचक जो अनुभव है उनमें से एक है। पल भर को थमे, खतरे को बढ़ा और आगे बढ़ चले, बेहद संभल कर। एक जगह पैर लड़खड़ाया, लेकिन पेड़ की डाली ने जान बचा ली। बाल बाल बचे, लेकिन ये तो शुरुआत थी। हम आगे आने वाले खतरों से पूरी तरह अनजान थे।
आखिरकार हम झील के ऊपर झरने के पास पहुंचने में कामयाब रहे। कूदते फांदते, गिरते संभलते हम आगे बढ़ते रहे। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने झरने को छोड़ा और पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। इधर जाना है, ऊपर की तरफ। कहाँ जाना है का? सीधा चलिए, सीधा। पहाड़ में जंगल घना नहीं था, लेकिन यहां भालू और तेंदुए काफी तादाद में पाए जाते हैं। हालांकि हमारी संख्या ज्यादा होने की वजह से हमले का डर कम था। पहाड़ की चढ़ाई करते करते हम लोग झरने के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में पहुंच गए। यहाँ नीचे की तरफ झरना बह रहा है और यहाँ से देखिए, यहाँ से जंगल बहुत घना हो जाता है। यहीं से दमोदरा की झील के बाद हसदेव की जो वन श्रृंखला है, जो पर्वत श्रृंखला है, पूरी पर्वत श्रृंखला लग जाती है और यहीं से पर्वत श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई है। हम कई घंटों तक पहाड़ पर चढ़ते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जंगल में इस तरीके से खड़ी ढलान वाली चढ़ाई बेहद मुश्किल होती है। आपको आपके घुटनों पर पूरा बल देना होता है। शरीर का पूरा बल घुटनों के जॉइंट्स पर पड़ता है, तभी आप जो है ऊपर चढ़ पाते हैं। और इस चढ़ाई में शरीर टूटकर चूर हो जाता है। हम रुककर आराम करने की सोच ही रहे थे कि तभी हमें कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। जंगल में ये सीढ़ियां कहां से आईं? हम सारी थकान भूलकर उन पर चल दिए। सीढ़ियां एक मंदिर में जाकर खत्म हुई। ये मां विश्वेश्वरी का धाम था, वही मंदिर जिसकी कहानी हमें आदिवासियों ने सुनाई थी। उन्होंने छुरी फेंकी और कहा कि वही मंदिर बनाना, वही स्वयंभू मूर्ति वही मिलेगी। नहीं, हाँ, ओकर बाद हो ना, हाँ, जब छुरी फेंकिस ना, हाँ, तो बाबा जी ला बोलिस हो हाँ, कि अब मत आते हैं, हाँ, ते जे छुरी जहाँ में गड़ेगा वहीं पर पूजा पाठ करना। ठीक है। यहाँ कपाट अब बंद हो जाएगा। अच्छा, वहाँ कपाट बंद हो जाएगा जहाँ छुरी पूजा करेगा। ठीक है। ये देवी यहीं से निकला हुआ है। ये देवी स्वयंभू यहीं से स्वयंभू है। हाँ, स्वयं जमीन से सतयुग के। हाँ, ये बनाया नहीं है बहुत पुराना है, सतयुग के। मान्यता के अनुसार मां की फेंकी छुरी यहीं गिरी थी और इसी जगह चट्टान से उभरी प्रतिमा पुजारी को दिखाई दी थी। बाद में ये मंदिर बना दिया गया। इलाके के आदिवासी यहां पर मां विश्वेश्वरी की पूजा करते हैं। कहानी के सिरे जुड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंतिम सिरा, अंतिम सच तो गुफा के अंदर जाकर ही मिलेगा। अभी रास्ता, रहस्य, रोमांच और खतरा और बढ़ेगा तब जब हम गुफा के अंदर जाएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया सुपर प्राइम टाइम, पावर्ड बाय लावा। लावा उठाओ, गर्व से उठाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं तो आके छांव मिली बाजी, यही वाराणसी बनारस में आके थोड़ी राहत मिली, थोड़ी सी ठंडी हवा भी मिली और गंगा का किनारा भी मिला। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने बुलाया है, आपने बुलाया है,
अरे न्यूज 18 ने बुलाया है। अरे जरा जोरदार करके ताली तो बजाइए। अरे आप मुस्कुरा भी रहे हैं और खुल के भी नहीं हंस रहे हैं। बनारस की तकल्लुफ छोड़िए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज सच में यकीन मानिए जो हमारे साथ लोग गैलेक्सी जुड़ रही है वो यकीनन ऐसी है जो एक साथ एक जगह दिख जाए तो समझ लीजिए बड़े भाग्य हैं आपके। तो मैं आपका पहले तारुफ कराना चाहूंगा उनसे, और फिर जो ये खास मेहमान बैठे हैं, क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद आसिफ। अरे मोहम्मद आसिफ साहब, क्या बात है। बनारस पे एक शेयर करेंगे, यहीं से बिस्मिल्लाह होगा, यहीं से श्री गणेश होगा। क्या बात है साहब, बनारस को कोई रोक भी ना पाया आज तक। खड़े होइए जनाबे अली, फिर मैं अपने मेहमानों को थोड़ी देर रोक लूंगा, 40 सेकंड। क्या नाम है साहब एक बार फिर से? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। इरशाद साहब। मिट्टी भी है जहाँ की पारस। मिट्टी, थोड़ा सा तकल्लुफ तो डालिए लखनऊ का। मिट्टी भी है जहाँ पारस, वो शहर का नाम है बनारस। बड़े रसीले हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता होगा मोहल्ले वाले देख कर रसीले होने ही पड़े। तो जो हमारे एंकर्स हैं, मैं आपके कोई ज्यादा वक्त नहीं जाया करता, जो सामने हमारे बड़े शिष्ट, बड़े सौम्य और बड़ी शांत भाव से बोलने वाले पंकज भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। और देखिए बनारस के बारे में पंडित छन्नूलाल मिश्रा की भी ये जगह है। हाँ। तो मैं उनसे अक्सर मिलने का मुझे सौभाग्य मिलता है और वो एक बात बड़ी खूबसूरत कहते हैं, वो कहते हैं कि बना रहे रस। वाह, क्या बनारस वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। और मैं पिछले 10 साल अगर चला जाऊं हाँ। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत, इतना सुंदर ये शहर बन जाएगा। ये घाट, यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन इन 10 सालों में बहुत परिवर्तन हमने देखा है। तो देखिए लीडर जो होता है ना, वो फ्रंट पे खेलता है, बहुत वो अच्छी जब बात। अच्छा खेलता और आज है। मैं चाहूंगा कि आप फ्रंट पे ही खेलें बिल्कुल, क्योंकि T20 का जमाना है, स्ट्राइक रेट को बचाना है। मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। अभी रुकिए, तो देखिए, रुकिए, अरे नहीं अच्छा। आपने मेरी बात पूरी होने अच्छा, नहीं दी। अच्छा, मैं ये बोलिए कह रहा साहब, था बोलिए। कि लीडर जो है वो फ्रंट से खेलता है। हाँ। जब मोदी जी ने इस जगह को अपनाया, हाँ, तो शायद सोचा नहीं होगा कि इतना खूबसूरत तस्वीर बन के आएगी, तो वो आई, तो उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने जैसे इनका परिचय दिया था, उनके बगल में अमन चोपड़ा जी खड़े हैं और मैं उनसे आपका परिचय कराऊं, ये सब आप लोग वाकई में, लेकिन मैं चाहूंगा पहले उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप पूछ रहे होंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। वो पंकज जी को तो नहीं बोले थे, इनके लिए क्यों बोले? इनके लिए इसलिए बोले, एक बड़े कठिन परीक्षा से निकल के ये आए हैं और हम सारे लोग इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत 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 प्रेम और स्नेह के साथ। अमन जी जितना बढ़िया बोलते हैं और लेफ्ट राइट गुगली भी फेंक लेते हैं। बाबूजी नमस्ते। अमन जी को तो जानते ही होंगे ना आप? बिल्कुल देश का अमन है। आए हाय, इन्हीं से देश का अमन है। भाई हाँ आपने कहा कि बहुत ही कठिन समय से निकला और यहाँ आया। सबसे पहले आप माथे पर तिलक देख रहे हैं, चंदन का तिलक। हाँ। महादेव का आशीर्वाद लेकर आया हूँ अभी। वाह। काशी विश्वनाथ बाबा महादेव का अभी आशीर्वाद लेकर आया हूँ और श्रीकांत जी पुरोहित पूरा आशीर्वाद, पूरा रुद्राभिषेक करके हर हर महादेव के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत। जय श्री राम, हर हर महादेव। दो चीजें हैं, प्रभु राम का मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये चुनाव हो रहा है काशी में, तो काशी का असर कहाँ कहाँ होता है आप सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जगह है जहाँ बिस्मिल्लाह की शहनाई से सवेरे होता था, है ना? बिल्कुल साहब, है ना? सही कहना मैं। तो ये शहर तो वो भी है, बिस्मिल्लाह की शहनाई से भी जाना जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मैनेजिंग एडिटर किशोर जी, और ये तो लेफ्ट राइट सेंटर सब बहुत बढ़िया और बड़े धीरे से, बड़े सलीके से सवाल पूछते हैं, इनका कोई जवाब नहीं। और हमारे परम मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया जी। किशोर जी। मैं तो चुनाव में हर बार जब आते हैं तो ये चुनाव की कहानी ही समझने की कोशिश करते हैं कि भैया माहौल क्या बन रहा है, और माहौल जो बना रहा है वो सरकार बनाएगा। वाह। या जो सरकार बनाएगा उसका माहौल नहीं दिखेगा, या माहौल कोई और बनाएगा, सरकार कोई और बनाएगा। क्या बात है। ये वाले सवाल जो चल रहे हैं ना, और ये सोशल मीडिया के जमाने में बड़े गजब चल रहे हैं। वाह। आप जो ये शर्ट, जैसे आपने शर्ट पहन रखी है, अब ये शर्ट आप ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन जी, तो आपको उसी तरह शर्ट्स के ऐड आते रहते हैं। हाँ। आपने एक बार डाला, उसमें वो सॉफ्टवेयर लगा हुआ, अच्छा आपको शर्ट चाहिए, ये वाली भी लीजिए, ये वाली भी लीजिए। आपको लगता है कि उनको कैसे पता कि मुझे शर्ट चाहिए? यही बात पॉलिटिकल सोशल मीडिया में चल रही है। आप एक फलाने आदमी का वीडियो देखें, वो एक तरह की बात कर रहा हो, फिर आपको उसी तरह के सारे वीडियो दिखने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा देश का माहौल ये चल रहा है। और यानी कि हर आदमी, पहले कहते थे एक इको चेंबर में बैठा हुआ है लोग, अब हर आदमी का अपना अपना इको चेंबर है। हर आदमी सोच रहा है मुझे ही पता है सरकार कैसे बनेगी, क्या बात क्योंकि है। वो हर आदमी के फोन में उसी को उसके वीडियो मिल रहे हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है जी, ये
बनारस में क्या बन रहा है ये देखने के लिए आए हम। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि इशारा कर रहे थे अमन कि ये ऐसी जगह है जहां से पूरी देश की दूरी जो है तय हो जाएगी, या पता तो चल जाएगा, या तो कहीं बिरयानी से या पुलाव से एक चावल लगा के पता तो कर ही लेंगे आप कि कितनी पकी है, देग में अभी दम देना है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बगल में जो खड़ी हैं वो अपने तेवर से पूरे देश में जानी जाती हैं और सब उनको जानते हैं। आप हैं रूबिका लियाकत। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका। पूरे देश में घूम रही हैं इस वक्त, न्यूज़ 18 का माइक लेके हर जगह जा रही हैं, बातचीत कर रही हैं। अभी उनको मैं राजस्थान में देख रहा था, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, और अब ये यहाँ बनारस में पहुंच चुकी हैं और यहाँ रहेंगी। और उसके बाद अगला कदम वो बताएंगी कि वो क्या, कैसे, किधर कुछ सोचती हैं। रूबिका। नमस्कार बनारस, जोर से बोलिए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। वाह क्या बात है, वाह। बनारस ने तो जब जब बोला आवाज दिल्ली तक ही गई है। तक गई है। तो प्रतीक, हाँ जी, ये घाटों का शहर है, वाह, मंदिरों का शहर है, क्या बात है, महादेव का शहर है, हाँ, खूबसूरत बांसुरी की धुन और सुर का शहर है जी, शहनाई का जी। ये काशी जो है जी आज विरासत का भी शहर है, वाह, और विकसित विकास वाला भी शहर है। और ये हर एक काशीवासी आज ये मानेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और इसीलिए आज आपके दर पर आया है न्यूज़ 18 इंडिया। प्रतीक, भैया जी कहिन और हम ना सुहिन सुनी, कैसे हो सकता है भाई? भैया जी कहिन और हम सब जोर से बोले देखो भाई। पंडित जी नमस्कार। कैसे दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। हैदराबाद में अमित शाह का बड़ा बयान, बोले 75 की उम्र के बाद भी पीएम बने रहेंगे मोदी। ये तय है, मोदी जी तीसरा टर्म पूरा करेंगे। बीजेपी के संविधान में नहीं लिखी है 75 साल की बात। राजनाथ सिंह और नड्डा ने भी तीसरा टर्म पूरा करने के दावे पर लगाई मुहर। पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। मणिशंकर अय्यर के बयान पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा पाकिस्तान के एटम बम के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी। आरती के बाद ड्रोन शो में दिखाई गई मोदी सरकार की उपलब्धि। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं तो आके छांव मिली बाजी, यही वाराणसी बनारस में आके थोड़ी राहत मिली, थोड़ी सी ठंडी हवा भी मिली और गंगा का किनारा भी मिला। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने बुलाया है, आपने बुलाया है, अरे न्यूज़ 18 ने बुलाया है। अरे जरा जोरदार करके ताली तो बजाइए। अरे आप मुस्कुरा भी रहे हैं और खुल के भी नहीं हंस रहे हैं। बनारस की तकल्लुफ छोड़िए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज सच में यकीन मानिए, जो हमारे साथ लोग गैलेक्सी जुड़ रही है वो यकीनन ऐसी है जो एक साथ एक जगह दिख जाए तो समझ लीजिए बड़े भाग्य हैं आपके। तो मैं आपका पहले तारुफ कराना चाहूंगा उनसे, और फिर जो ये खास मेहमान बैठे हैं, क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब, क्या बात है। बनारस पे एक शेयर करेंगे, यहीं से बिस्मिल्लाह होगा, यहीं से श्री गणेश होगा। क्या बात है साहब, बनारस को कोई रोक भी ना पाया आज तक। खड़े होइए जनाबे अली, फिर मैं अपने मेहमानों को थोड़ी देर रोक लूंगा, 40 सेकंड। क्या नाम है साहब एक बार फिर से? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। इरशाद साहब। मिट्टी भी है जहाँ की पारस। मिट्टी, थोड़ा सा तकल्लुफ तो डालिए लखनऊ का। मिट्टी भी है जहाँ पारस, वो शहर का नाम है बनारस। बड़े रसीले हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता होगा मोहल्ले वाले देखकर, रसीले होने ही पड़े। तो जो हमारे एंकर्स हैं, मैं आपके कोई ज्यादा वक्त नहीं जाया करता, जो सामने हमारे बड़े शिष्ट, बड़े सौम्य और बड़ी शांत भाव से बोलने वाले पंकज भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। और देखिए बनारस के बारे में पंडित छन्नूलाल मिश्रा की भी ये जगह है। तो मैं उनसे अक्सर मिलने का मुझे सौभाग्य मिलता है और वो एक बात बड़ी खूबसूरत कहते हैं, वो कहते हैं कि बना रहे रस। वाह क्या बनारस वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। और मैं पिछले 10 साल अगर चला जाऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत इतना सुंदर ये शहर बन जाएगा। ये घाट यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं लेकिन इन 10 सालों में बहुत परिवर्तन हमने देखा है। तो देखिए लीडर जो होता है ना वो फ्रंट पे खेलता है, बहुत वो अच्छी जब बात। अच्छा खेलता और आज है। मैं चाहूंगा कि आप फ्रंट पे ही खेलें बिल्कुल, क्योंकि T20 का जमाना है, स्ट्राइक रेट को बचाना है। मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। अभी रुकिए, तो देखिए, रुकिए, अरे! नहीं अच्छा। आपने मेरी बात पूरी होने अच्छा, नहीं दी। अच्छा, मैं ये बोलिए कह रहा साहब, था बोलिए। कि लीडर जो है वो फ्रंट से खेलता है। हाँ। जब मोदी जी ने इस जगह को अपनाया हाँ। तो शायद सोचा नहीं होगा कि इतना खूबसूरत तस्वीर बन के आएगी, तो वो आई, तो उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने जैसे इनका परिचय दिया था, उनके बगल में अमन चोपड़ा जी खड़े हैं और मैं उनसे आपका परिचय कराऊं, ये सब आप लोग वाकई में, लेकिन मैं चाहूंगा पहले उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप पूछ रहे होंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। वो पंकज जी को तो नहीं बोले थे, इनके लिए क्यों बोले? इनके लिए इसलिए बोले, एक बड़े कठिन परीक्षा से निकल के ये आए हैं और हम सारे लोग इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत 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 प्रेम और स्नेह के साथ। अमन जी जितना बढ़िया बोलते हैं और लेफ्ट राइट गुगली भी फेंक लेते हैं। बाबूजी नमस्ते। अमन जी को तो जानते ही होंगे ना आप? बिल्कुल देश का अमन है। आए हाय, इन्हीं से देश का अमन प्रतीक है। भाई, हाँ आपने कहा कि बहुत ही कठिन समय से निकला और यहाँ आया। सबसे पहले आप माथे पर तिलक देख रहे हैं, चंदन का तिलक। महादेव का आशीर्वाद लेकर आया हूँ अभी। वाह। काशी विश्वनाथ बाबा महादेव का अभी आशीर्वाद लेकर आया हूँ और श्रीकांत जी पुरोहित पूरा आशीर्वाद, पूरा रुद्राभिषेक करके हर हर महादेव के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत। जय श्री राम, हर हर महादेव। दो चीजें हैं, प्रभु राम का मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये चुनाव हो रहा है काशी में। तो काशी का असर कहाँ कहाँ होता है आप सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जगह है जहाँ बिस्मिल्लाह की शहनाई से सवेरे होता था, है ना? बिल्कुल साहब, है ना? सही कहना मैं? तो ये शहर तो वो भी है, बिस्मिल्लाह की शहनाई से भी जाना जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मैनेजिंग एडिटर किशोर जी, और ये तो लेफ्ट राइट सेंटर सब बहुत बढ़िया और बड़े धीरे से बड़े सलीके से सवाल पूछते हैं, इनका कोई जवाब नहीं। और हमारे परम मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया जी। किशोर जी, मैं तो चुनाव में हर बार जब आते हैं तो ये चुनाव की कहानी ही समझने की कोशिश करते हैं कि भैया माहौल क्या बन रहा है, और माहौल जो बना रहा है वो सरकार बनाएगा। वाह। या जो सरकार बनाएगा उसका माहौल नहीं दिखेगा, या माहौल कोई और बनाएगा, सरकार कोई और बनाएगा। क्या बात है। ये वाले सवाल जो चल रहे हैं ना, और ये सोशल मीडिया के जमाने में बड़े गजब चल रहे हैं। वाह। आप जो ये शर्ट, जैसे आपने शर्ट पहन रखी है, अब ये शर्ट आप ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन जी, तो आपको उसी तरह शर्ट्स के ऐड आते रहते हैं। हाँ। आपने एक बार डाला, उसमें वो सॉफ्टवेयर लगा हुआ, अच्छा आपको शर्ट चाहिए, ये वाली भी लीजिए, ये वाली भी लीजिए। आपको लगता है कि उनको कैसे पता कि मुझे शर्ट चाहिए? यही बात पॉलिटिकल सोशल मीडिया में चल रही है। आप एक फलाने आदमी का वीडियो देखें, वो एक तरह की बात कर रहा हो, फिर आपको उसी तरह के सारे वीडियो दिखने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा देश का माहौल ये चल रहा है। और यानी कि हर आदमी, पहले कहते थे एक इको चेंबर में बैठा हुआ है लोग, अब हर आदमी आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को झील के पास शिलालेख मिला। झील के अंदर एक रास्ता जाता भी दिखा। पहाड़ पर वो मंदिर मिला जहां मां की फेंकी छुरी गिरी थी। वहां मां विश्वेश्वरी की स्वयंभू प्रतिमा भी स्थापित थी। यानी लोगों ने अब तक हमसे जितने भी दावे किए थे वो सब एक एक करके सच होते जा रहे थे। तो क्या पहाड़ के ऊपर गुफा भी मिलेगी? और क्या वो गुफा हमें मंदिर तक ले जाएगी? गुफा मिल भी गई तो हम पहाड़ के तल तक कैसे जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल दिमाग को परेशान कर रहे थे। लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि रास्ते से लेकर मंजिल तक हर जगह मौत घात लगाकर बैठी थी। इस बेजमीन खौफ को हराना आसान था, लेकिन जो खतरा हमारे पैरों के नीचे था उससे बचना बेहद मुश्किल था। पत्थर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ खिसक गए हैं। यहाँ बहुत संभल के चलना होगा
क्योंकि पत्थर जो है वो यहाँ ज़मीन के अंदर धंसे नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आकर गिर गए और कभी भी खिसक सकते हैं। पहाड़ से टूटकर आई चट्टानों से ये पूरा इलाका भरा हुआ था। अभी मंजिल बहुत दूर थी और रास्ता थका देने वाला था। ऐसी खड़ी चढ़ाई यहाँ से ऐसे चलेंगे। अच्छा, आगे से ना। चलो। कभी बांस के जिद्दी पेड़ रास्ता रोककर खड़े हो जाते, तो कभी कटीले पेड़ शरीर को बींध रहे थे। जंगल के इन रास्तों को अजनबी पैरों की आदत नहीं थी। होती तो यहां पगडंडियां जरूर होती। फिर वो हुआ जिसका डर था। देखना पत्थर गिरा। चल चल चल। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पत्थरों का कोई ठिकाना नहीं है। आपने एक चूक की और आप सीधे नीचे। मौत अपनी मौजूदगी का एहसास कराकर चली गई। चढ़ते चढ़ते कई घंटे बीत गए। हम काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब तक किसी गुफा का मुहाना नहीं दिखा। उससे पहले कि हम लौट जाने का फैसला करते, हमें मंजिल की पहली झलक दिखाई दी। इस पूरे पहाड़ पे सिर्फ एक यही गुफा है और लोगों का कहना है कि यही गुफा आपको माँ विश्वेश्वरी की जल गुफा के अंदर तक ले जा सकती है, जिसके अंदर माँ विश्वेश्वरी का अकूत खजाना है। कहते हैं गुफा इतनी रहस्यमयी और इतनी खतरनाक है कि लोग यहाँ खजाना ढूंढने तो चले जाते हैं, लेकिन आपके वापस आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। कुछ वर्षों पहले तक यहाँ पर खजाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुफा नीचे की तरफ जा रही थी। हम उसमें बेहद सावधानी से उतरे। चट्टानों से घिरी होने की वजह से अंदर अंधेरा था। तभी हमें एक छोटा रास्ता नजर आया। हम उसके अंदर चल दिए। सुराख के दूसरी तरफ विशाल कमरा था, लेकिन अंदर मौत ने फंदा लगाया हुआ था। वहां हमें एक अजीब बात नजर आई। इस गुफा की बनावट को देखिए। इस गुफा की बनावट ऐसी है मानो ये युगों पुरानी गुफा है, और इसकी जो दीवारें हैं वो दीवारें पूरी एक ही चट्टान में सारी ये गुफा बनी हुई है। कहीं से भी बीच में दरारें नहीं है, कहीं से भी बीच में कोई टूटा हुआ हिस्सा नहीं है। एक साथ जुड़ी हुई ये गुफा है। और गुफा की ये जो दीवारें हैं ये टूटने वाला पत्थर नहीं है। अगर बहुत बारिश भी आ जाए, बहुत पानी भी आ जाए, तो भी इस पत्थर के टुकड़े टूट के इस तरीके से नहीं हो सकते। अब एक भी सुरंग या रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हमने चट्टानों के बीच निगाहें दौड़ाईं। कई छोटे सुराख दिखाई दिए। फिर हमें एक और रास्ता दिखाई दिया। रास्ता तो है नीचे जाने का, लेकिन कई सालों से कोई इस गुफा के अंदर नहीं आया। घुस जाओ। ठीक है। हमारे साथियों ने हमें रोक लिया। क्या पता अंदर क्या हो, इसलिए हमने पूरी तैयारी की। बड़ी लाइट्स जलाई, कैमरा चेक किया, पूरे रास्ते को ठीक से समझा। फिर हम बेहद सावधानी से नीचे उतरे। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि पहली बार मैं किसी गुफा में हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि देखिए बहुत छोटा सा रास्ता है। इससे पहले हमने कई गुफाओं में घंटों तक काम किया है, रातें बिताई है, लेकिन इस तरीके का डर मुझे कभी नहीं लगा। एक तो
ये जो जगह है वो जगह भी डरावनी है और इसको लेकर कहानियाँ जो है, कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा डरावनी है। अंदर घुप अंधेरा था। हमारी बड़ी लाइट्स की रोशनी भी कुछ दूर जाकर दम तोड़ रही थी। एक ये पत्थर है, ये मेरा टॉर्च आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये दूसरा पत्थर है। ये दोनों पत्थरों के बीच में करीब 10 से 12 फीट की दूरी है। यहाँ से चट्टान पर सीधी स्लोप है और आप यहाँ से भी नीचे नहीं उतर सकते और यहाँ से भी नीचे नहीं उतर सकते। तभी एक चीज पर हमारी नजर पड़ी। दादा एक मिनट आइए। नीचे एक जो है कुदाल टाइप मुझे कुछ दिख रहा है। देखिए नीचे जो है कि एक दरार है और एक दरार में कुदाल रखी हुई है। बहुत पुरानी ये कुदाल दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। जंग जो है उस कुदाल में जंग लगा हुआ है, बहुत पुरानी कुदाल है। देखिए यहाँ पर कुदाल है, यानी इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर खजाने की तलाश में आए हैं और खजाने की तलाश वाली कहानियाँ झूठी नहीं है। शायद सालों पहले यहां कोई खजाने की तलाश में आया होगा, लेकिन किसी खंदक में गिरकर मर गया या फिर किसी और हादसे का शिकार हो गया। समय बर्बाद करने का फायदा नहीं था। हमने काम तेज कर दिया। ते जो है आते वहां से, दादा नीचे आओ, एलईडी बुलाओ। गोपी एक आदमी लेके आओ, होशियार किसी को भी, वो भैया को ले आओ जो वो है ना, वो और तुम दोनों आओ। हमने नया रास्ता तलाशना शुरू किया। भैया यहाँ पे एक सुरंग दिखाई दे रहा है। क्या हुआ सियाराम? यहाँ पे एक सुरंग दिखाई दे रहा है, नीचे जाने का रास्ता। नीचे जाने का रास्ता है जी, लेकिन ये कैसे बिना रस्सी के उतर सकते हैं? रस्सी का उतर सकते हैं। हमारी टीम के सभी लोग जो है वो गुफा में नीचे जाने का रास्ता खोज रहे थे और हमारे टीम के सदस्य सियाराम, उनको एक रास्ता यहाँ पे दिखाई दिया है। कहाँ वहाँ से नीचे उतर सकते हैं? यहाँ से नीचे उतर सकते हैं। किसी तरह सब उस पार पहुंचे। ये गुफा हर जगह से सिर्फ नीचे की तरफ जा रही है। कहीं भी गुफा में कोई भी ऐसा कोना हमें नहीं दिखाई दिया जहाँ से ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता हो या ऊपर कोई रास्ता हो। गुफा एकदम नीचे की तरफ जा रही है। तभी पीछे से एक साथी ने आवाज लगाई। भैया हाँ जी, यहाँ पे आओ। क्या पंख दिख रहा है? कस दिख रहा लग रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ पंख दिख रहा है, कस लग रहा है? पंख दिख रहा है? पंख दिख रहा है। कहाँ? यहाँ पे। देखिए ये, इससे बड़ा क्या सबूत होगा? पहले हमें कुदाल मिली और कुदाल के बाद अब ये बाड़ मिला है, ये तीर मिला है। ये तीर काफ़ी पुराना है। तीर पर पूरी तरीके से जंग लग चुका है। ऊपर जो है ये हिस्सा उथला हो चुका है। धार भी तीर की अभी उतनी नहीं है। अभी का तो ये तीर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तीर में एक जगह पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लास्टिक की जो रस्सी होती है, प्लास्टिक की जो बोरियाँ होती है, उसकी रस्सी निकाल कर इस तीर को बांधा गया है। तीर सैकड़ों साल पुराना लग रहा था। फिर इसमें ये प्लास्टिक की रस्सी किसने बांधी? पहले कुदाल, फिर ये दीवार, अब तीर। यानी हम लोग सही दिशा में जा रहे थे और यहां खजाना होगा तो आसपास ही होगा। यहाँ से और करीब जो है, अब पत्थर है, पत्थरों के नीचे और 15 फीट नीचे उतरना है और फिर हमारे पास कोई रस्सी या कोई ये नहीं है, तो गुफा का तल अभी तक नहीं मिला है। जहाँ वहाँ पत्थर है, कभी 20 फीट, कभी 30 फीट, कभी 50 फीट। दादा एक मिनट यहाँ आइए। सियाराम जल्दी आना। तभी हमारी आंखें चमक उठी। टॉर्च की रोशनी में अंदर पीले रंग का कुछ चमकता दिखाई दिया। क्या ये सोने की चमक थी? देखिए क्या है। सियाराम यहाँ जी। देखो क्या है ये।
ओह माय गॉड, दादा पीछे देखो सियारा। मुझे अचानक आगे जो है एक जगह दिखाई दी जहाँ पर तंत्र पूजा जैसे करते, जैसे स्टार बनाया होता है, ठीक उसी तरीके से स्टार बनाया हुआ है। उसके अंदर नींबू, सिंदूर और कई सारी जो सामग्रियाँ है वो है। देखिए, जिस जगह पर इंसान का पहुंचना भी बिल्कुल नामुमकिन है, जहां इंसान पहुंच नहीं सकता, हो सकता है कि आगे कोई व्यक्ति हो, कोई तांत्रिक हो जो यहाँ तंत्र पूजा करने आया हो। सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। फिर कुछ बातों पर ध्यान गया। पूजा बहुत दिनों पहले की गई होती तो हल्दी और आटा मिट गए होते, नींबू भी हरे थे, यानी या तो पूजा करने वाला आसपास ही था या फिर इस रास्ते से अंदर चला गया था। प्राचीन तीर में प्लास्टिक की रस्सी भी उसी ने बांधी होगी। हम तर्क लगा रहे थे और उधर हमारे साथ आए आदिवासियों के हाथ पैर फूल रहे थे। भैया यहाँ से जल्दी चलिए, मेरे को डर लग रहा है। चल रहे मैं तुम्हारे लिए बहुत जान जोखिम डाला हूँ। चलो भैया। 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट सियाराम देखते हैं अंदर चल क्या रहा है और अंदर कोई छिपा हुआ तो नहीं है। नहीं भैया, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट देखते हैं नहीं भैया, माजरा क्या है। अंदर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बची। ऐसा ना हो कि अंदर एक से ज्यादा लोग हों और उनके पास तीर की तरह भाले, तलवार या दूसरे हथियार ना हो। खजाने की लालच में वो हम पर हमला भी कर सकते थे। देखिए, नीचे जाने मैं चाहता हूँ नीचे जाना, लेकिन परिस्थितियाँ मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं नीचे जाऊँ। और अंदर कौन सा खतरा है ये भी पता नहीं, और बिना लोकल सपोर्ट के अकेले नीचे जाना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी ऐसी स्थिति में। मुझे लगता है मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। बड़ी मशक्कत के बाद हम बाहर आ गए, उन सवालों के साथ जो सदियों से वहां सांस ले रहे हैं। झील के अंदर क्या कोई प्राचीन मंदिर मौजूद है? क्या उसमें खजाना छुपा है? शिलालेख में क्या लिखा है? क्या गुफा का रास्ता झील के अंदर खुलता है? क्या वहां कोई मौजूद था, कोई तांत्रिक, तपस्वी या ट्रेजर हंटर? ये रहस्य फिलहाल बने रहेंगे। रही बात मां विश्वेश्वरी की, तो उन पर आस्था, उन पर विश्वास और उनसे जुड़े हर दावे को मानने का हर भक्त को पूरा हक है।